Hello guys, how are you? I hope you all are good. In this video, we are covering the Viva questions of accountancy. Before starting, please like, subscribe, and share with your friends. And hopefully, this 5 minutes video would be very useful for you. So, let's start. The very first question is describe your project. Describe your project means अपने project के बारे में बताओ. So, you have to tell honor, about honor, who is the owner of your business, name of owner, capital investment, and amount of profit. These three basic things should be remembered by you. आपके बिजनेस के ऑनर का नाम क्या है, नेचर क्या है आपके बिजनेस का, आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं, थर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है एंड प्रॉफिट का अमाउंट कितना है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर. Okay, so there are four types of ratios. You know already. The first is liquidity ratios, second solvency ratio, third activity or turnover ratio, fourth profitability ratio. Now the third question is some important explanation of each and every type of ratio. The very first ratio is liquidity ratios. Okay, सो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं. पहला, लिक्विडिटी रेशियोज क्या मेजर करता है, एबिलिटी टू मीट द करंट लायबिलिटी, एबिलिटी टू पे द करंट लायबिलिटी. लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स करंट लायबिलिटी टाइमली. दूसरा, लिक्विडिटी रेशियोज में टू टाइप्स के रेशियोज आते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड या क्विक रेशियो. ओके, सो करंट रेशियो जो है ना, उसका स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 होता है. ये 2:1 क्यों होता है, बिकॉज 2 करंट असेट को डिनोट करता है और 1 करंट लायबिलिटी को डिनोट करता है. यानी 1 रुपी अगर करंट लायबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपीज की करंट असेट है, उसमें से 1 रुपी तो करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने में यूटिलाइज हो जाएगा और रिमेनिंग 1 रुपी जो है आपके वर्किंग कैपिटल के तौर पे काम आएगा. सो 2:1 इज कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ करंट रेशियो. नेक्स्ट इज क्विक रेशियो. सो क्विक रेशियो क्या होता है ना. सो क्विक रेशियो के अंदर हम ऑलमोस्ट सभी करंट असेट्स को लेते हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस. ओके, बिकॉज इनको प्रीपेड एक्सपेंस तो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होता है और इन्वेंट्री भी सीजनल होती है. देयर आर सो मेनी रीजंस कि इन्वेंट्री को जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता. स्टॉक को बेचना हमारे हाथ में नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं पहला इन्वेंट्री और दूसरा हमारा जो है प्रीपेड एक्सपेंस. राइट, नाउ द नेक्स्ट, करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपको 3 चीजें हमेशा डिडक्ट करनी है. पहला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा लूज टूल्स और तीसरा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स. इसका क्या रीजन है, ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम इसलिए माइनस करते हैं कि वो पैसा हमें आने की कोई उम्मीद नहीं है और उसका करंट लायबिलिटी को पे करने में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा. दूसरा, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स को हम जनरली करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सेल आउट नहीं करते हैं. ओके, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नेक्स्ट लूज टूल्स, नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स शुड बी एक्सक्लूडेड. जब आप लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप करंट असेट्स में से, ठीक है, इन्वेंट्री को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिमूव कर देंगे. सो ऑल करंट असेट एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर यूज्ड इन क्विक रेशियो. ठीक है, चलिए ये हमारे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के रिगार्डिंग हो गया, यानी लिक्विडिटी रेशियोज के रिगार्डिंग हो गया. लेट्स व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ क्विक रेशियो, 1:1. सो एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं. करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है, क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो विच इज द सॉल्वेंसी रेशियो. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो क्या चीज शो करता है, दूसरा इस सॉल्वेंसी रेशियो क्या चीज शो करता है, सेकंड है इसमें किस टाइप के रेशियोज आते हैं, कौन कौन से टाइप के रेशियोज हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. सो सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी टू मीट और टू पे द नॉन करंट लायबिलिटी. सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी टू पे द
नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें हमारे डेट इक्विटी रेशियो आता है, टोटल असेट टू डेट रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी आता है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ओके, सो इनका फॉर्मूला भी याद रखना बहुत आसान है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट पहले आ रहा है तो डेट अपॉन इक्विटी। ओके, सेकंड है टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स अपॉन डेट। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है? इट शोज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स डू यू हैव द प्रॉफिट टू कवर द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी इंटरेस्ट को कवर करने के लिए आपके पास कितने टाइम्स प्रॉफिट है, कितना गुना प्रॉफिट है। ओके, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको शो करता है। ठीक है, तो इनका बेसिक आप याद रख सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी रेशियोज measures the efficiency of the business to use its resources, यानी कोई बिजनेस अपने रिसोर्सेज का कितना एफिशिएंट यूज कर रहा है उसको मेजर करता है। सो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर बीइंग यूज्ड इट्स इन इट्स रिसोर्सेज, है ना, कि हाउ योर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, हाउ एफिशिएंटली योर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में? तो इसमें आपका आता है सबसे पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक ही बात है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is what does inventory turnover ratio show? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है हाउ इफेक्टिवली द इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड। आप अपनी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली कर रहे हो, और आप 1 रुपी अगर आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया तो हाउ मेनी टाइम्स यू रोटेट दिस, आप उसको कितने टाइम सेल में कन्वर्ट कर रहे हो। एक तो स्टॉक को लेके आप बैठे रहो और एक आप स्टॉक को रोटेट करते रहो, सेल में कन्वर्ट करते रहो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि साल भर में आपने कितनी बार अपने स्टॉक को, अपने इन्वेंट्री को रोटेट किया है, सेल में कन्वर्ट किया है, क्लियर है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये बताता है हाउ इफेक्टिवली योर ट्रेड रिसीवेबल्स आर बीइंग कलेक्टेड, कि आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से कितना फ्रीक्वेंटली पैसा कलेक्ट कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली पैसा कलेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर होना चाहिए। जितना ये हाई होगा उतना ही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होगा वो कम आएगा, यानी आप फ्रीक्वेंटली अपने डेटर से, अपने बीआर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो। ओके, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज while calculating the trade receivables turnover ratio, provision for doubtful debt should not be deducted. जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। यहां पर एक्सटर्नल्स आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। सो ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो लोअर होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है एक ऐसा रेशियो बताओ जो कम हो उतना ही अच्छा है। सो योर आंसर शुड बी ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्लियर। द नेक्स्ट इज आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि अगर आपने 1 रुपी वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप उसको कितने टाइम सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ रुपी इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज कन्वर्टिंग इनटू सेल्स, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द सेल, कि आपका सेल के अंदर कितना परसेंट प्रॉफिट है। सो दीज आर फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो
third is operating profit ratio, fourth net profit ratio, and fifth is return on investment or return on capital employed ratio. Clear? So ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज वेरी सिंपल, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. ये सारे रेशियोज परसेंटेज में होते हैं, इसलिए इंटू 100 सब में आएगा. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कोई सा भी कैलकुलेट करो, सब में इंटू 100 बोलना है. पहली बात. ऑलमोस्ट ये सारे रेशियोज जो हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब सेल्स पे कैलकुलेट होते हैं. तो इनमें सब में आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेल्स होगा. क्लियर? सो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 जीपी रेशियो का फॉर्मूला हो गया. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. एंड नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. क्लियर? एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से सबसे जो बेस्ट और मास्टर रेशियो है इन सबसे, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो. क्लियर? सो ये भी ध्यान रखना आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज कंसिडर्ड द मास्टर रेशियो, वन ऑफ द बेस्ट रेशियो, ओके, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट इज, इन्हीं के अंदर आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू सेल, कि आप अगर किसी चीज़ को 100 रुपये में बेचते हैं तो उसमें आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है. सो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ही कम होगी. ओके, एंड आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा. तो इसमें ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. सो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक्सटर्नल इसको पूछते हैं, हर एग्जामिनर इसको पूछते हैं. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 30% है तो 100 में से 30% गया तो 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा. और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70% है तो रिमेनिंग 30% ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा. ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट के परसेंटेज को बताता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के परसेंटेज को शो करता है. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा जो है इसमें ऑपरेटिंग रेशियो अगर 25% है तो 100 में से 25% ऑपरेटिंग रेशियो है, तो रिमेनिंग जो बचेगा 75% वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा. तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है. क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जरूर याद रखने चाहिए, है ना. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या है, एसेट साइड अप्रोच क्या है, और अगर आपको जानना हो तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इज, what is the cash flow statement? Cash flow statement shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent during an accounting year. Next is, which transaction should be considered in the cash flow statement? कौन से ट्रांजेक्शन्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करना चाहिए या लिखना चाहिए? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स which results in net increase or net decrease in cash and cash equivalent should be considered in the cash flow statement. ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं कि भैया कौन से ट्रांजेक्शन्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं. सो ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट्स इन नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ट्रांजेक्शन जिससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या तो नेट इंक्रीज हो रहा हो या नेट डिक्रीज हो रहा हो. इसी रीजन से हम जब कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानते, बिकॉज उससे एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहा है. सो ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है और ना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेट डिक्रीज हो रहा है. सो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम शो करते हैं
which results in net increase or net decrease in cash and cash equivalents. क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रिवाइज्ड. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड. क्लियर? द नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये इसमें 3 एक्टिविटीज आती है. देयर आर 3 एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज या कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? हमारे रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जैसे गुड्स परचेज करना. ओके, हमारे रूटीन एक्सपेंडिचर, लाइटिंग एक्सपेंसेज, ठीक है, हमारा रेंट हो गया, बिजनेस का रेंट पे करना है ना, वेजेस पे करना, सैलरीज पे करना, ये सारे जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो रूटीन में जो हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम है, दैट इज द ऑपरेटिंग. ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. फिक्स असेट का परचेज करना इन्वेस्टिंग है और फिक्स असेट का सेल करना भी इन्वेस्टिंग है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो. ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करना भी इन्वेस्टिंग है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है. क्लियर? थर्ड है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड. ओके, सो कुल मिला के परचेज ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फंड लेना और फंड को वापस पे करना. तो कंपनी फंड कैसे ले सकती है? कंपनी फंड ले सकती है सबसे पहले शेयर इशू करके, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. और फंड कैसे ले सकती है? डिबेंचर इशू करके या लोन लेके. ओके, सो टेकिंग द लोन, टेकिंग द बोरोइंग्स. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स. फिर इन्हीं फंड्स को वापस रीपे कर देना. जब इक्विटी शेयर का पैसा वापस लौटाते हैं, इट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटाना कंपलसरी होता है, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर का पैसा, डिबेंचर लोन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लौटाना है, इसलिए इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलेंगे. एंड रीपेमेंट ऑफ लोन. तो फंड अरेंज करना शेयर्स के थ्रू और लोन के थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू. फिर इस फंड को वापस लौटा देना, और जब तक नहीं लौटाते तब तक हम इस पे इसकी कॉस्ट पे करेंगे. तो शेयर्स की कॉस्ट होती है डिविडेंड और लोन की, बोरोइंग की कॉस्ट होती है, ऑनर्स फंड की कॉस्ट तो डिविडेंड होती है और बोरोइंग फंड की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट. तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है. क्लियर? इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं, है ना, कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के बेसिस पे हम कुछ डिस्टिंक्शन करें. सो गिव एन एग्जांपल विच इज इन्वेस्टिंग for all types of organization, whether it is financial or non-financial. So इसका एग्जाम्पल होता है परचेज ऑफ फिक्स असेट. फिक्स असेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को खरीदना भी जरूरी है और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को खरीदना भी जरूरी है, इसलिए फिक्स असेट परचेज करना सभी टाइप्स बिजनेस के लिए क्या होगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा. गिव एन एग्जाम्पल विच इज फाइनेंसिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. सो इसका एग्जाम्पल होगा डिविडेंड पेड. डिविडेंड पे करना और शेयर इशू करना. ओके, इशूइंग द शेयर सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है. क्लियर है? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल, गिव अ ट्रांजेक्शन, नेम अ ट्रांजेक्शन विच हाफ पार्ट इज द इन्वेस्टिंग और रिमेनिंग हाफ पार्ट इज कंसिडर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एक ऐसा लेन देन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिसका आधा पार्ट तो होता है इन्वेस्टिंग और रिमेनिंग आधा पार्ट होता है फाइनेंसिंग. तो इसका आंसर है ओके, इंस्टॉलमेंट और ईएमआई पेड फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट ऑन हायर परचेज बेसिस. कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई फिक्स्ड असेट इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे खरीदी है, तो जब हम उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में 2 अमाउंट होंगे. एक अमाउंट तो होगा इंटरेस्ट और एक होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट असेट का. तो असेट का जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग हो गया और इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग हो गया. सो इसका सिंपल आंसर है इंस्टॉलमेंट पेड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड असेट ऑन
हायर परचेज बेसिस। इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई सिस्टम पे हम जो चीज़ें परचेज करते हैं उसको हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? So these are the most important and probable question that can be asked in your practical examination and your board examination as well. आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।